ओके, तो जस्ट अ क्विक रिवीजन, जस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिवीजन, क्योंकि हमने पोजीशन टाइम बहुत डिटेल में देखा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने कल स्टार्ट ही किया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको याद होगा, एंड आई टोल्ड यू कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही निकाल सकते हो। सो यू कैन फाइंड distance as well as displacement from velocity time graph. So we have taken a graph something like this. एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम प्लॉट किया था और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वेलोसिटी प्लॉट किया था। देन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा एक कर्व लिया था, something like this, more or less like this, okay, something like this. तो ये एरिया 1, मतलब 3 सेक्शन है इसमें, एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 3। तो कल मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो टोटल डिस्टेंस विल बी जस्ट मॉड ऑफ A1, मतलब मॉड ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस मॉड ऑफ एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन प्लस मॉडुलस ऑफ एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही देता है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप A1, A2, A3 का मॉड लोगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लोगे। तो अगर A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव आई तो नेगेटिव यूज करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? गुड। देन व्हाट मोर वी कैन डू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? सिर्फ डिस्टेंस निकालना पॉसिबल है क्या, या फिर हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और फिजिकल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट, वी कैन आल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, so we can also calculate acceleration from velocity time graph. How? Let's see. सिमिलर लाइंस पे चलना है हमको। हम जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ लिया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था एट टाइम t1, उसका वेलोसिटी था v1, लेट अस से पॉइंट A। देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ऑफ एट टाइम t2, टाइम t2 पे वेलोसिटी हो गया v2। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, राइट। तो वेलोसिटी हो गया v2 एट टाइम t2। तो जैसे आप लोगों ने व्हाट वी हैव डन, इफ यू रिमेंबर, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ। अगर आपको याद होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा आपको देता है वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा आपको देगा एक्सेलरेशन। कैसे? यू ऑलरेडी नो BC साइड जो है, BC साइड है v2 माइनस v1, ओके। BC side is v2 minus v1 and AC side is t2 minus t1, right? So v2 minus v1 and t2 minus t1, we have this. Now what we know is, we know acceleration. Acceleration is defined as, आप बोल सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। टाइम टेकन बोल सकते हैं हम लोग। तो वी ऑलरेडी नो दैट change in velocity is v2 minus v1 and time taken is t2 minus t1, correct? Let us say equation number 1, इसको मैं नोट करता हूँ A से। Similarly from graph, आप लोग ग्राफ से ये भी बोल सकते हो from triangle ABC। आप you remember हमने triangle ABC लिया था, इसमें हम लोग लेंगे tan theta, that is opposite side upon adjacent side। So tan theta, which is basically slope,
इज अपोजिट साइड वॉज BC, एडजेसेंट साइड वॉज AC, और BC जो है वो V2 माइनस V1 है और AC जो है वो T2 माइनस T1 है. इक्वेशन नंबर 2. So from 1 and 2, what you can say is acceleration is nothing but tan theta is nothing but V2 minus V1 upon T2 minus T1. मतलब ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से आपने वेलोसिटी निकाला था, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन मिल सकता है. सिंपल, राइट? बहुत सिंपल आइडिया है. अब ऑन द सेम लाइंस, जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के कुछ 7 to 8 केसेस देखे थे और उसका इंटरप्रिटेशन देखा था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे ऑन द सेम लाइंस, क्योंकि बहुत काम का है ये. सो लेट्स से graph and interpretation of that graph. तो पहला ग्राफ जैसे वहां पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी सेम आएगा. तो फर्स्ट ग्राफ, इफ यू रिमेम्बर, टाइम एक्सिस यहाँ लिया था और एक स्ट्रेट लाइन आया था. पोजीशन टाइम ग्राफ में a line parallel to time axis means the object is at rest. पर यहाँ पे velocity time graph है. This graph is velocity time graph. यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, मतलब tan थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि tan 0 is 0. इसका मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन इज 0. इसका मतलब क्या होता है? the object is moving with constant velocity. So which implies the object is moving with constant velocity. मतलब line parallel to time axis means the object or the particle is moving with constant velocity. Line parallel to time axis means object is moving with constant velocity. This is the first and the most simple graph that you can have. बहुत ही simple चीज है. Then similarly we can have more graphs and their interpretations. और ये कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राफ सेम दिखता है, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम, एंड देन स्टूडेंट्स एंड अप इन कंफ्यूजन. जो कंक्लूजन, जो इंटरप्रिटेशन हमने पोजीशन टाइम से ड्रॉ किए थे, वो हम लोग वेलोसिटी टाइम में लिख के आते हैं. That's why it is important to understand the physics behind it. Second graph, जैसे वहां पे देखा था वैसा सेम ग्राफ यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग. अगर आपको याद होगा, पहला एक लिया था. पहला ग्राफ क्या था? लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. दूसरा ग्राफ क्या आएगा? लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, थीटा इज 90 डिग्री, which means A, which is tan 90, which is infinity. मतलब the particle is moving with infinite acceleration. मतलब क्या? मतलब टाइम तो चेंज नहीं हुआ, एक ही टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 1000 किलोमीटर पर आवर भी है. So which is not practically possible case, because at one instant of time the particle has infinite acceleration. That is not possible, right? So this is what we can interpret from here. So we can say
लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस या फिर लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। हम लोग नॉर्मली लाइंस पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन टाइम में टाइम कॉमन है, वेलोसिटी टाइम में टाइम कॉमन है, so that's why we talk about lines being parallel or perpendicular to time axis. So line perpendicular to time axis means क्या मतलब होता है यहाँ पे? इसका मतलब ये होता है कि acceleration is infinity, which is practically impossible case. So which means that the particle क्या हो रहा है पार्टिकल के साथ? इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी but time is not changing, that the particle is increasing its velocity but time is constant and a is infinity, right? So I will not go into expanding this क्योंकि इतना जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ practically not possible या practically impossible case, right? Good. Then थर्ड केस, जैसे वहां पे थर्ड केस था, यहाँ पे भी वैसा ही केस है। अगर आपको याद होगा, थर्ड केस हमने लिया था a line passing through origin, a straight line passing through origin, ओके। तो हम लोग बेसिकली देखो स्टार्ट ऐसा ही करते हैं, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब क्या? थीटा कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट मतलब क्या? ए कांस्टेंट। ए कांस्टेंट मतलब क्या? ये वेलोसिटी का जो इंक्रीज होने का रेट है वो सेम है। मतलब अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 मीटर पर सेकेंड था, तो टाइम 1 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम 2 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर t इक्वल टू 3 पे 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, t इक्वल टू 4 पे 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, राइट? सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम, ओके। So in this case, what we can say is theta is constant. So theta is constant. Some angle that is constant. We don't have value here. Therefore, which implies A is constant. And which implies what? Which implies velocity is increasing uniformly with time. And that means there is constant acceleration. So V is increasing uniformly with time, that is A acceleration is constant, right? So line with a constant slope, because slope constant है यहाँ पे, slope is not changing. So line with a constant slope means what? It means A is constant. तो अब यहाँ पे slope constant था, मतलब अगला केस कौन सा आने वाला है? Slope will not be constant. Okay. तो fourth केस अगर आप देखोगे तो it will be something like this. ऐसा कुछ आएगा। पोजीशन टाइम में भी हमने ऐसा ही किया था और यहाँ पे भी ऐसा ही है। मैंने बताया था यहाँ पे एंगल बढ़ते जा रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ओके। सो थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है, दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन इज tan थीटा, सो a tan थीटा इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या? a curve or a line bending towards velocity axis represents increasing acceleration in the body. So line bending towards velocity axis represents what?
represents the increasing acceleration of the body. The increasing acceleration of the body. Good, good enough. So this was fourth graph, and let's go to see what is fifth one. तो फिफ्थ ग्राफ में द लाइन विल बेंड टुवर्ड्स टाइम एक्सिस. फिफ्थ ग्राफ में हम लोग ऐसा लेंगे कि लाइन जो है वो टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है. टाइम एंड वेलोसिटी, सो समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे एंगल कम होते जा रहा है. एंगल कम होने का मतलब a tan थीटा कम हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, या फिर आप बोलते हो उसको negative acceleration. So conclusions are simple. Theta is decreasing. So A equal to tan theta is also decreasing. So you can conclude that line bending towards time axis represents what? Represents decreasing acceleration of the body. Represents decreasing acceleration. Okay, so I'll just make shortcut here. Decreasing A. That's it. Decreasing A. A means acceleration in that case. Okay. Last few graphs, and then we can proceed with next topic. Graph interpretation. So by the end of today's session, you will become an expert in interpreting physics, at least related to motion, from graphs. तो ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हो क्या रहा है with that object. ओके, तो मैं सारे केसेस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ केसेस हम लोग रख देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तब. ओके, so I will just take exactly the same cases which we took for position time graph. So if I remember correctly, next 6 number का graph ऐसा था where there's a line with negative slope, ऐसा कुछ था. तो टाइम एक्सिस सिर्फ वहाँ पे पोजीशन था, यहाँ पे वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हो, और एंगल जो है कांस्टेंट है बट ग्रेटर देन 90 है. पोजीशन टाइम ग्राफ में इसका मतलब होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में इसका मतलब होता है द पार्टिकल इज कमिंग बैक टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस. मतलब पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है. तो एंगल ग्रेटर देन 90 मतलब tan थीटा, tan ग्रेटर देन 90 एंगल के लिए नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव वेलोसिटी था वहाँ पे. तो यहाँ पे भी मोर और लेस यही मतलब होता है इसका. इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है बेसिकली. तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट कांस्टेंट, व्हिच इंप्लाइज a tan theta is less than 0, मतलब इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल होता है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नेगेटिव कांस्टेंट मतलब डी एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा ना.
आपने डिफाइन ही वैसा किया था ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस v इनिशियल। हाँ, तो नेगेटिव आने के लिए v फाइनल की वैल्यू v इनिशियल से कम आनी चाहिए, तो वही केस है। तो आई विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ इट, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं। ओके, गुड। तो जस्ट one or two extra cases I would like to discuss here, and क्योंकि हमारे पास एक केस था वहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में, जो यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ मैं। दो केसेस थे पैराबोलिक, आई विल नॉट कंसिडर देम, क्योंकि उसका मतलब तो आपको पता ही है पैराबोलिक का, एक टाइम पे दो वेलोसिटी होना पॉसिबल नहीं है, तो वी विल से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस। बट देयर इज समथिंग व्हिच might be interesting for solving problems in upcoming lectures। तो वो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसने नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव वेलोसिटी से चालू किया। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी and then goes on increasing and then intersects time axis and then becomes positive। तो इस केस में एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, पर कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, बट इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो नेगेटिव था यहाँ। सो विच दिस मीन्स थीटा इज लेस देन 90 एंड कांस्टेंट, which also means a, which is tan theta, which is positive here, but it also means the particle initially had negative velocity. The initial velocity of the particle, initial velocity of the particle is negative. Initial velocity of particle is negative, right? अब इसको मैं स्लाइटली मॉडिफाई करता हूँ, अगर इसी केस को अगर मैं स्लाइटली मॉडिफाई कर देता हूँ, तो द सेम केस, द केस इज स्टिल द सेम मोर और लेस। मैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको ये लगने वाला है आगे। ये पर्टिकुलर जो केस है, वी विल बी यूजिंग दिस केस टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसको आप काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन बोलते हो, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। v equal to u plus at, v square equal to u square plus twice as, and s equal to ut plus 1/2 at square। तो हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ से वो डिराइव करने वाले हैं राइट आफ्टर दिस टॉपिक। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब वापस से वही है मोर और लेस। थीटा जो है, थीटा अगर मैं मेजर करूंगा तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड कांस्टेंट। वापस से इसका मतलब वो होता है कि a इज पॉजिटिव। सिर्फ इसका मतलब क्या होता है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल हैड सम इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम जब 0 था तो पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी चालू जब हुआ तब से उसको वेलोसिटी था, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जब ऑब्जर्वर ने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, फॉर एग्जांपल मैं मेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और एक गाड़ी पास हो रहा है और मैंने तब देखा, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब t इक्वल टू 0 मेरे लिए, तब कुछ वेलोसिटी होगा ना व्हीकल के पास। सो दिस इज व्हाट इट मींस। फिर वो अपना वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है। तो दिस ग्राफ मींस दैट the particle had some initial velocity but positive, right? So which implies the initial velocity of the particle is positive and non-zero sufficient। इतने ग्राफ्स हमारे लिए सफिशिएंट है। आगे अगर कुछ हमको लगता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई विल क्विकली go through these graphs and then we will derive equations of kinematics or equations of motion from this particular graph number 8। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, आई ऑलरेडी टोल्ड यू।
सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहां से हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों ही मिल सकता है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन सिमिलर केस, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ था, उसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिर्फ tan थीटा लेना है या तो सिर्फ स्लोप निकालना है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. यही करना है हमको. ओके, देन हम लोगों ने अलग अलग केसेस देखे. पहला केस लास्ट पेज पे था. तो पहले केस में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट. Line perpendicular to time axis is practically not possible because acceleration is infinity. Third, line passing through origin and theta constant means a constant, मतलब velocity is increasing but increasing uniformly. और एक सेकेंड में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज सेम है. तो अगर फर्स्ट सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड था तो सेकेंड मतलब आफ्टर 2 seconds it will be 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 seconds the velocity will happen to be 3 मीटर पर सेकेंड. जरूरी नहीं है कि 1 मीटर से चेंज होगा, हो सकता है 2 से चेंज हो, 0 फिर नेक्स्ट सेकंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, बट द रेट एट विच इट इज चेंजिंग इज कांस्टेंट. फिर इफ यू हैव अ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें जो कर्व है या जो लाइन है वो वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है. तो लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस मतलब एंगल बढ़ते जा रहा है. यू कैन सी फ्रॉम हियर थीटा इज इंक्रीजिंग, यू नो, थीटा इज इंक्रीजिंग. सो थीटा इज इंक्रीजिंग मतलब ए इज इंक्रीजिंग क्योंकि एक्सीलरेशन इज tan थीटा. सो दैट मींस द बॉडी इज इंक्रीजिंग acceleration. Fifth case, if you have a line or a curve which is bending towards time axis, मतलब theta is decreasing मतलब a is decreasing, right? तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, रिटार्डेशन का केस बोल सकते हो. In fact, not retardation, but a is decreasing. मतलब इसका फिजिकल मतलब ये होगा कि पहले अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, मतलब क्या, एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से उसका स्पीड वेलोसिटी बढ़ रहा था. बाद में वही एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, बाद में वही एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा था वो अभी कम होते जा रहा है, राइट. सो एक्सेलरेशन is decreasing, right. Sixth graph, velocity, basically यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव मतलब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, और इसका मतलब ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. सिंपल. अगर मतलब इतना ग्राफ की भी क्या जरूरत थी ना सर, एंगल की जरूरत थी. लॉजिकल है. मैं 2 पॉइंट ऑफ टाइम लेता हूँ, T1 और T2. मुझे दिख रहा है ना T1 पे वेलोसिटी V1 ज़्यादा है, T2 पे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V2 कम है. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज V1 इज ग्रेटर देन फाइनल व्हिच इज V2. तो व्हाट बिग डील, वो तो ग्राफ से दिखता है हम लोगों को. सेवेंथ केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट see acceleration is positive and also acceleration is constant. क्यों? क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री है इसलिए. बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है. और 8th केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एंगल लेस देन 90, बट इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव. तो दिस मच यू शुड नो. अब अगर आपको इतना अच्छे से समझा है, राइट, तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. अभी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो ना v = u + at,
तो वो ए जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज नॉट अ वेरिएबल है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप जब लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ए आ गया कांस्टेंट है, दैट इज नॉट अ वेरिएबल। ओके, तो वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यूज है वहां पे। तो लेट मी जस्ट go through this topic, equations of motion for uniform acceleration। मतलब ये जो काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन आपने सीखे हैं, ये तीनों के तीनों एप्लीकेबल है ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अभी तक हमने ये सोचा नहीं था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या भी नहीं, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि जब आप वो 3 इक्वेशन लिखते हो, एक्चुअली 4 है, फोर्थ हम लोग जेडब्ल्यू नीट स्पेसिफिक केस में देखेंगे, क्योंकि वी डोंट नीड इट फॉर स्टेट बोर्ड और सीईटी पर्पस ईदर। गुड, I will start with a very basic case. Okay, before I go to this, I want you to know some basics about straight lines. बहुत बेसिक चीज है, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा तो समझ लो। बहुत बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए आपको। y एक्सिस, x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब दैट इज y एक्सिस। ओके, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 1 तो वो लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 1। मैं जब लिखता हूँ x इक्वल टू 2 तो वो भी होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 1 तो दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 2 दैट इज आल्सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एक चीज। दूसरा, y एक्सिस मतलब itself x इक्वल टू 0। So x equal to 0 line is nothing but y-axis, and y equal to 0 line is nothing but x-axis. ये basic पता होना चाहिए आपको. You will need this. Okay. Now हम notes का काम करेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। Velocity time graph. मैं मान लेता हूँ initially ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे है एट टाइम t इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट जो है, मैं नीचे डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, एट टाइम t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग पोजीशन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अगर नहीं समझा तो डजंट मैटर, क्योंकि हमको पोजीशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कुछ बताना है। जब टाइम 0 था, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, मतलब क्या? मतलब ये, जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग अ व्हीकल मूविंग। जब मैंने पहली बार उसको देखा तो t इक्वल टू 0, तो जिस पोजीशन पे मैंने ऑब्जेक्ट को देखा था उसको मैं x इक्वल टू 0 मान लूंगा, मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। तब कुछ वेलोसिटी था, होता है, मैंने बताया आपको, राइट। सो एट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई स्टार्टेड क्लॉक, इसलिए टाइम t इक्वल टू 0। जहां पे मैंने उसको पहली बार देखा था मैं उसी को ओरिजिन मान लूंगा, इजी हो गया। ऐसे ही तो चलेगा ना। पहले कहाँ देखा? हाँ, पहले मैंने वो शॉप के बाहर देखा, फिर 10 सेकंड के बाद कहाँ देखा? हाँ, फिर वो वहां पे देखा, मतलब जो पहला शॉप था वो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। गुड इनफ। तो t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी था, सम वैल्यू, आई डोंट केयर क्या वैल्यू, सम वैल्यू, और उसको मैं बोल दूंगा कि ये था u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल और पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, राइट। और मैंने बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, इसका मतलब आपको पता लग जाना चाहिए था कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नाउ, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी हर एक सेकंड में इक्वल अमाउंट से चेंज होगी। मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ ए पॉइंट, और फाइनल पॉइंट को बोलता हूँ बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आते आते जो भी वेलोसिटी का वैल्यू हुआ होगा, फाइनल वेलोसिटी, उसको मैं वी बोल देता हूँ। ओके, अब व्हाट वी नो इज, हमको पता है कि हमको यहाँ से एक्सेलरेशन तो मिल ही जाएगा ना,
तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये भी कर देता हूँ। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे 0 था, यहाँ पे टाइम t था। ओके, राइट। So let me just define the system and then we can go and derive equations. So consider an object moving along a straight line. मैं फिलहाल ये रेक्टिलिनियर मोशन लेता हूँ, मूविंग along a straight line, क्योंकि हम लोग वैसे भी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। The object is at x equal to 0 at t equal to 0 with initial velocity u at time t. The object, और ऐसे लिख देता हूँ, the velocity of the object is v. The velocity of the object is v. Simple case. जब मैंने इसको देखा t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 मान लिया उस पोजीशन को, वेलोसिटी u था। फिर मैंने t सेकंड्स के बाद वापस देखा तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया, v हो गया। सिंपल, वेलोसिटी बढ़ गया मतलब एक्सेलरेशन है। So we know that what we know is acceleration is given by, acceleration is given by। अभी आपको जितने तरीके पता है उतने तरीके से निकाल लो। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा a, अगर आपको एंगल लेना है तो एंगल ले लो। मैं बोल सकता हूँ tan थीटा, ऐसा लिखना है ऐसा लिखो। आपको ऐसा लिखना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वो भी चलेगा, एक ही बात है। By the way, what is change in velocity? V minus u, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम क्या है? फाइनल टाइम t, इनिशियल क्या था? 0। ये है a। गुड, तो आपको मिल गया ये फर्स्ट इक्वेशन। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मतलब a t इज इक्वल टू v माइनस यू, मतलब v इक्वल टू u प्लस a t। तो ग्राफिकली भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। इट्स नॉट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लाइक न्यूटन लॉ, नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉ नहीं बोलना, लॉ बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, दैट इज डिफरेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन। गुड, अब मैंने इतना वो डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, फिर इतने सारे ग्राफ क्यों बताए थे? रीजन ये था बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैंने आपको चीज़ बताई थी अभी अभी, आज भी बताई। मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही मिलेगा आपको इस केस में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। टाइम एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है नहीं इसमें बेसिकली, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही मिलेगा आपको यहाँ पे सेम। बाय द वे, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व ए बी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। Displacement of the object is area under the curve। यहाँ पे curve मतलब straight line है AB। Therefore displacement is let us say S is equal to, if I give it some names, ये C बोलता हूँ, इसको D बोल देता हूँ और O तो बोला ही है उसको,
तो मतलब आपको क्या करना है, आपको ये ए बी के नीचे का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी है, रेक्टेंगल, व्हाटएवर इट इज, राइट. सो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC plus area of rectangle CDOA. So ये CDOA, that is area of rectangle. By the way, area of triangle is half base into height. Base मतलब AC और AC मतलब T minus 0 मतलब T, है ना. ये T वैल्यू और A के लिए T की वैल्यू 0. तो C के लिए T की वैल्यू टाइम की वैल्यू T है और A के लिए 0 है. और BC हाइट है V माइनस U. और CD ये जो साइड है ये है U माइनस 0 मतलब U. और वापस से AC और OD तो इक्वली है तो वो फर्क नहीं पड़ता. तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए. गुड. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस, और बेस था आपका AC, यस, और हाइट था आपका BC, AC एंड BC, राइट. प्लस क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल CDOA. इसके लिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब ये साइड CD और साइड DO का मल्टीप्लिकेशन, CD इंटू DO का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन. AC मैंने अभी बताया, AC बेस मतलब वो था टाइम T, और BC मतलब था V माइनस U. गुड. प्लस CD आपका था U. ग्राफ याद रखो, मैं वापस जा रहा हूँ ग्राफ पे, ग्राफ याद रखो. और DO था टाइम T. ये है डिस्प्लेसमेंट S. बट V minus U is 80 from here. But V minus U is 80 from equation number 1. Therefore, S is equal to half T into 80 plus UT. Therefore, S is equal to UT plus 1/2 AT square. ये आ गया आपका second equation of motion या फिर kinematics. So this is second equation of motion. तो आप एक ऑब्जेक्ट के ग्राफ से इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो. गुड इनफ. अब तीसरा रह गया हमारा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS. वो कैसे करते आएगा, वो ऐसे कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे वापस से ग्राफ पे ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन का यूज, एवरेज वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं. इफ acceleration is constant, you can make use of average velocities, because the rate of change at which velocity is changing, the rate of change of velocity is constant. velocity हर एक सेकंड में इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, तो किसी भी दो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो velocity होगा मैं उसका एवरेज वैल्यू यूज कर सकता हूँ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यू विल अंडरस्टैंड, जब मैं लिख लेता हूँ तब समझेगा एट द एंड व्हाट आई एम सेइंग. So as the acceleration is constant, that means the velocity is increasing linearly with time. So linear AB straight line आया था ना, so the velocity is increasing linearly with time, या फिर velocity time graph is a straight line ऐसे भी बोल सकते हो, is increasing linearly with time. Right? Therefore, to calculate displacement,
हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी बोल रहा हूँ। टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वी कैन यूज वी एवरेज, वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी लीनियरली चेंज नहीं होता तो हम लोग एवरेज वैल्यू नहीं यूज कर सकते थे, वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी हियर। Therefore, S displacement is velocity into time. Displacement is velocity into time. But velocity कौन सा? Average. Average कैसे निकालते हो? One value plus other value by 2. तो यहाँ पे दो पता है ना velocity हमको. Final पता है, initial पता है, by 2 कर देंगे into time. But again what you know is from equation number 1. आपको याद होगा v minus u is equal to 80 था, v minus u equal to 80 था इक्वेशन 1 से, तो मैं लिख दूंगा t is equal to v minus u by a, t is equal to v minus u by a, v minus u equal to 80 इक्वेशन 1, और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। therefore displacement s will be equal to v plus u upon 2 v minus u upon a। Therefore, S is equal to v plus u into v minus u is v square minus u square, a minus b into a plus b is a square minus b square upon 2a. Therefore, v square minus u square equal to 2as. Therefore, v square equal to u square plus 2as. तो ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर काइनेमैटिक्स। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो मैं अभी रिपीट कर देता हूं। तो बेसिकली हमको क्या करना था, हमको सिर्फ इतना ही करना था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसका ग्राफ मेरे पास है, दैट्स इट। ग्राफ से मैं उस ऑब्जेक्ट का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, कौन से टाइम पे कहाँ होगा बता सकता हूँ, कौन से टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा बता सकता हूँ, राइट। कैसे? इजी। मुझे पता है टाइम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पोजीशन था और उस पोजीशन पे वेलोसिटी था u, इनिशियल वेलोसिटी। फिर आफ्टर सम टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला आपको। गुड। देन व्हाट यू नो इज a is what? Change in velocity upon time. What is change in velocity? Final value minus initial value upon time, so v minus u upon t। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 1 रेडी। दूसरा, इसलिए मैं डेप्थ में बताता हूँ, इसलिए मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी बताया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कवर किया है हम लोगों ने, बट फॉर गुड पर्पस। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। तो अभी वो जो ए बी के अंडर का एरिया था, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे, दोनों का एरिया निकाला और उसको मैंने ऐड कर दिया। सिर्फ एक चीज और यूज की कि v माइनस यू आया यहाँ पे, तो v माइनस यू 80 है, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर का स्टेप देखो, तो सब्स्टिट्यूट करके मुझे मिल गया s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। थर्ड के लिए तो और भी इजी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज़ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा लूँ फिर मैं, इनिशियल लूँ या फिर फाइनल लूँ या फिर इन बिटवीन लूँ, कंफ्यूजन है ना। व्हाट शुड आई टेक? तो व्हाट ही से इज, क्योंकि टाइम t में मतलब 0 से t तक वेलोसिटी u से v हो गया, हम लोग बोलते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ही तो है, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन टेक एवरेज वेलोसिटी, तो v plus u by 2 into t, और t इक्वेशन 1 से आपके पास v minus u by a है, तो ये t के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे v minus u by a, तो you get v plus u by 2 into v minus u by a, so v square minus u square upon 2a, simplify, you will get v square equal to u square plus 2as. Sufficient for today, for this session, to be continued in next session.